हमारी कहानियां लाखों लोग देखते हैं, लेकिन उनमें से 99% ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उनमें से हैं, तो बस नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। गौर से सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर पाते, तो आज आपका जीवन कैसा होता? क्या आप अभी भी उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे होते जो हर दिन आपको तोड़ती हैं? क्या आप आज भी छोटी छोटी बातों में उलझे रहते? या फिर आप अपनी मंजिल की ओर इतने एकाग्र और अडिग होते कि कोई भी मुश्किल, कोई भी बाधा आपको रोक ना पाती? अगर आपके जीवन का रिमोट आपके ही हाथ में होता, तो क्या आप खुद को उसी तरह चलाते जैसे अभी आपका मन आपको चला रहा है? हम हर दिन ये कहते हैं, मुझे गुस्सा आ गया, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं? मन भटक रहा है, मोटिवेशन चला गया। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है कि यह मन है कौन और क्यों ये बार बार हमें गलत रास्तों पर खींच ले जाता है? मन एक नदी की तरह है। अगर आप इसे दिशा नहीं देते, तो यह बहते हुए कीचड़ में चला जाता है। लेकिन अगर आप इसे एक लक्ष्य की ओर बहने दो, तो यह जलधारा बन जाती है, जीवन देने वाली शक्ति। लेकिन अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग कभी रुककर इस नदी को समझते ही नहीं। हम बस बहते चले जाते हैं, और जब जिंदगी उलझ जाती है, तब कहते हैं किस्मत खराब है। आप जानिए, मन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह जैसी अवस्था में होता है, वैसा ही आपका जीवन बना देता है। यदि मन भटका हुआ है, तो आपका जीवन भी भटका हुआ लगेगा। यदि मन शांत है, तो जिंदगी की हलचल भी शांति जैसी लगेगी। और यदि मन नियंत्रित है, तो पूरी दुनिया में कोई भी ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। जब एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या मेरा भाग्य मेरे कर्मों से बनता है? तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा कर्म और तुम्हारा भविष्य, ये सब तुम्हारे मन के पीछे चलते हैं, जैसे रथ अपने पहियों के पीछे चलता है। तो प्रश्न ये है, मन भटकता क्यों है? क्यों हमारे विचार इतने अस्थिर हैं? क्यों हम कभी एक लक्ष्य पर नहीं टिक पाते? असल में बचपन से लेकर अब तक हमारा मन दुनिया की हर आवाज से प्रभावित होता आया है। टीवी, सोशल मीडिया, रिश्तेदारों की बातें, समाज की अपेक्षाएं, दूसरों की तुलना, विफलताओं की यादें और भविष्य की चिंता, इन सब ने हमारे मन को एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया है जहां हर दरवाजा बाहर की ओर खुलता है और अंदर की ओर कोई देखता ही नहीं। हमारा मन अब हमारी नहीं, इन बाहरी शक्तियों की गिरफ्त में है। इसलिए हम गुस्से में वह कह जाते हैं जो हमें बाद में पछतावा देता है। इसलिए हम हर सुबह संकल्प लेते हैं और शाम तक सब भूल जाते हैं। इसीलिए अपने ही जीवन में किसी और के रास्ते पर चल पड़ते हैं। अब सवाल उठता है, इससे बाहर कैसे आएं? इसका पहला और सबसे जरूरी कदम है बोध, यानी स्व-अवेयरनेस। जब आप पहली बार अपने मन को देखना शुरू करते हैं, उसके विचारों, उसकी उलझनों, उसके बहानों और उसके डर को पहचानना शुरू करते हैं, तो वहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। बिना अवेयरनेस के आप मन के गुलाम बने रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप अपने विचारों को पकड़ना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपका मन हर वक्त या तो अतीत में पछता रहा है या भविष्य की चिंता कर रहा है, और इसी में वह भटक रहा है। आप एक सामान्य अनुभव से इसे समझ सकते हैं। कभी आपने गाड़ी चलाई है और अचानक महसूस किया कि आपने पिछले 10 मिनट में ध्यान ही नहीं दिया कि आप कहां जा रहे हैं। आपका शरीर गाड़ी चला रहा था, लेकिन आपका मन कहीं और था। बस यही स्थिति आज हम सबकी हो गई है। हम जी तो रहे हैं, लेकिन कहीं और। हम खाना खा रहे हैं, पर सोच रहे हैं ऑफिस की टेंशन की। हम ऑफिस में हैं, पर सोच रहे हैं रिश्तों की उलझन की। हम रिश्तों में हैं, पर मन ऑनलाइन दुनिया में भटक रहा है। ये जीवन नहीं, ये एक प्रोग्राम्ड प्रतिक्रिया है, और मन उसका प्रोग्रामर बन बैठा है। तो इससे निकलने का तरीका क्या है? ध्यान देना और खुद को पकड़ना। जैसे ही आप महसूस करें कि आपका मन फिर भटक रहा है, रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने आप से पूछिए, अभी मैं क्या सोच रहा हूं? क्या यह जरूरी है? क्या यह मुझे सही दिशा में ले जा रहा है? जब आप बार बार यह करना शुरू करेंगे, तो आप धीरे धीरे अपने विचारों के मास्टर बनने लगेंगे। वैज्ञानिक भी कहते हैं, हमारा मन एक दिन में लगभग 60,000 विचार पैदा करता है, लेकिन उनमें से 90% वही पुराने विचार होते हैं जो कल थे, परसों थे और पिछले साल भी थे। मतलब जब तक आप मन को नए अनुभव, नई समझ और नई दिशा नहीं देंगे,
वह सिर्फ पुरानी सीढ़ी बार बार चलाएगा। यहां ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान की भूमिका आती है। शास्त्रों में कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, यानी मन ही बंधन का कारण है और वही मुक्ति का। यदि मन आपकी इच्छाओं का दास बन गया तो वह आपको दुख के चक्र में डाल देगा, और यदि मन आपका सेवक बन गया तो आप जीवन के सच्चे आनंद का अनुभव करेंगे। यही फर्क है एक सामान्य व्यक्ति और एक संत में। दोनों का शरीर एक जैसा है, पर एक का मन बाहरी दुनिया में डूबा है और दूसरा भीतर की दुनिया में जागा है। इसीलिए यह जरूरी नहीं कि आप पहाड़ों में जाकर सन्यासी बने। जरूरी यह है कि आप रोज सुबह उठकर अपने मन से एक संवाद शुरू करें। मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? क्या मेरा आज का दिन मेरे कल को बेहतर बना रहा है? मन को नियंत्रित करना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह अभ्यास है, यह एक साधना है। यह वीडियो उसी साधना की शुरुआत है। और अब इस शुरुआत के बाद हम उन 7 शक्तिशाली विधियों की ओर बढ़ेंगे जो आपके मन को काबू में लाकर उसे आपकी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकती है। वो विधियां जो न सिर्फ आपको शांत बनाएंगी बल्कि आपके आत्मबल को इतना ऊंचा करेंगी कि आप फिर कभी अपने मन के गुलाम नहीं बनेंगे। पहली विधि है, मन को काम में लगाओ। मन खुद शांत हो जाएगा। कभी गौर किया है कि मन सबसे ज्यादा परेशान कब होता है? जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, ना शरीर, ना दिमाग, ना आत्मा। जब जीवन में कोई दिशा नहीं होती तो वही खाली मन शैतान का घर बन जाता है। मन का स्वभाव है बहना, चलना, घूमना। अगर आप उसे दिशा नहीं देंगे तो वह खुद ही रास्ते खोजने लगेगा, कभी चिंता की ओर, कभी भूतकाल की गलियों में, कभी भविष्य की आशंकाओं में, और यहीं से शुरू होती है शांति। गौतम बुद्ध ने कहा था, एकाग्रता की अग्नि में ही अशांत मन की सारी उलझनें जल जाती हैं। जब बुद्ध अपने शिष्यों को ध्यान सिखाते थे तो वे सबसे पहले उन्हें काम में लगाना सिखाते थे। झाड़ू लगाओ, पानी भरो, मिट्टी उठाओ, क्योंकि बुद्ध जानते थे काम ही पहला ध्यान है, काम ही पहला नियंत्रण है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है। फ्लो स्टेट, यानी जब आप किसी कार्य में पूरी तरह से डूब जाते हैं तो मस्तिष्क की वे तरंगें सक्रिय हो जाती हैं जो मानसिक बेचैनी को शांत करती हैं। उस समय नकारात्मक विचार अपने आप गायब हो जाते हैं। यह वैज्ञानिक सत्य है। अब यह मत सोचिए कि आपको कोई बड़ा काम ही करना होगा। बस कोई भी काम जो आपको मानसिक रूप से व्यस्त रखे, वह आपके मन को नियंत्रित करने का माध्यम बन सकता है। मान लीजिए आप बहुत उदास महसूस कर रहे हैं, अकेले हैं, परेशान हैं और मन बार बार किसी व्यक्ति या घटना के बारे में सोच रहा है जो आपको दुख पहुंचा गया। उस समय अगर आप बैठकर बस सोचते रहेंगे तो दुख और बढ़ेगा। लेकिन उसी समय अगर आप उठ जाएं और कोई काम पकड़ लें, जैसे घर की सफाई करना, कोई पुरानी किताब पढ़ना, डायरी में अपने भाव लिखना या किसी के लिए भोजन बनाना, तो मन उस काम में डूब जाएगा और दुख धीरे धीरे पीछे छूटने लगेगा। मन को नियंत्रित करना कठिन तब लगता है जब हम उसे बस रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि हम उसे किसी उद्देश्य में लगा दें तो रोकना नहीं पड़ता, वह स्वयं ही रुक जाता है। अब आप कह सकते हैं, मेरे पास कोई काम नहीं है, तो फिर काम बनाइए, किसी की मदद कीजिए, कोई नई स्किल सीखिए, अपनी रूटीन बनाइए या किसी लक्ष्य के पीछे भागिए। दुनिया में इतने काम हैं कि अगर इंसान चाह ले तो हर दिन कुछ नया सीख सकता है। बस शर्त यह है कि मन को खाली मत छोड़िए। आज से ही खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरा मन व्यस्त है या भटक रहा है? और फिर खुद से कहिए, मैं इसे भटकने नहीं दूंगा, मैं इसे रचनात्मकता की ओर मोड़ूंगा। याद रखिए, जब आप किसी भी काम में पूरे मन से लगते हैं तो वही काम, वही गतिविधि आपकी साधना बन जाती है, और यही मन का पहला इलाज है। अब जब मन काम में लग जाए और नियंत्रित होने लगे, तब अगला सवाल उठता है, क्या केवल काम में लगना ही काफी है या हमें कुछ और भी करना चाहिए ताकि मन लंबे समय तक शांत, स्थिर और सकारात्मक बना रहे? क्या कभी आपने खुद से पूछा है, यह जो मन है यह हर वक्त क्यों बोलता रहता है? मैं कुछ सोच भी नहीं रहा, फिर भी अंदर से आवाजें क्यों आती हैं? जब मैं अकेला होता हूं तो मन मुझसे इतनी बातें क्यों करता है? और सबसे बड़ी बात, क्या मैं ही वह हूं जो यह सब सोच रहा है, या यह मन है जो मेरे भीतर बिना पूछे बकबक कर रहा है? अगर आपके जीवन में कभी ऐसे सवाल उठे हैं तो समझ लीजिए आप जीवन के उस पड़ाव पर खड़े हैं
जहां से आंतरिक जागरूकता की यात्रा शुरू होती है। और यह यात्रा तभी शुरू होती है जब आप एक गहरा सच समझते हैं। मन की हर बात सच नहीं होती, लेकिन हम उसे सच मान लेते हैं। हमारी आज की विधि इसी गूढ़ लेकिन बेहद प्रभावशाली सिद्धांत पर आधारित है। हमारी दूसरी विधि है, मन को बोलने दो लेकिन मानो मत। देखिए, मन का स्वभाव ही ऐसा है कि वह लगातार कुछ न कुछ कहता रहता है। कभी यह कहता है तुम कमजोर हो, कभी यह कि तुमसे कुछ नहीं होगा, कभी यह कि मैं फेल हो जाऊंगा या लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अब सोचिए, क्या ये बातें सच में आपके साथ हो रही हैं या ये केवल मन के बनाए हुए नाटक हैं? गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा, मन तुम्हारा सेवक है, स्वामी नहीं। समस्या यही है कि हमने मन को स्वामी बना लिया है और खुद को उसका सेवक। मान लीजिए आपके घर में एक बच्चा है, बहुत चंचल, जिद्दी और उत्साही। वह हर 5 मिनट में कुछ नया मांगता है। कभी कहता है मुझे आइसक्रीम चाहिए, फिर कहता है मुझे खेलना है, फिर जिद करता है मुझे वह खिलौना चाहिए। तो सोचिए, क्या आप उसकी हर बात मानेंगे? यदि हाँ, तो वह बच्चा सिर पर चढ़ जाएगा और आप खुद थक जाएंगे। बस मन भी वही बच्चा है। यह लगातार बोलता है, जिद करता है, डराता है, लालच देता है, संदेह पैदा करता है और हम उसकी हर बात को सुनकर परेशान हो जाते हैं। लेकिन बुद्धिमानी इसी में है कि आप मन की आवाजों को सुनिए जरूर, लेकिन उन्हें सत्य मत मानिए। अब आप सोचेंगे, ये कैसे हो? मन कह रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो कैसे मानूं कि यह सच नहीं है? मन कहता है कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो क्या यह गलत है? तो सुनिए, यह मन की राय है, हकीकत नहीं। जैसे कोई रेडियो लगातार बज रहा हो और उसमें कोई चैनल गलत खबरें दे रहा हो, तो आप क्या करेंगे? रेडियो बंद कर देंगे या चैनल बदल देंगे? वैसे ही आपको अपने मन के चैनल को बदलना है, लेकिन उसके लिए पहले आपको यह समझना होगा कि आप मन नहीं हैं। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है। हमारे मन में हर दिन 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं और उनमें से लगभग 80% विचार नकारात्मक होते हैं और उनमें से ज्यादातर हर दिन दोहराए जाते हैं। तो सोचिए, क्या ये सभी विचार सच हो सकते हैं? जैसे जैसे आप जागरूक होते जाते हैं, आप समझते हैं हर विचार पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ देखना है, समझना है और फिर चुनना है किस विचार को अपनाना है और किसे छोड़ना है। गुरुकुल युग में जब किसी बालक का मन भटकता था तो गुरु उसे ध्यान सिखाते थे। वे कहते थे, साक्षी भाव का अभ्यास करो। गुरु कहते थे, तुम अपने विचारों को पकड़ो नहीं, बस उन्हें आते जाते देखो, जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं। आज ध्यान और मेडिटेशन के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है, उसकी जड़ इसी सिद्धांत में है। ऑब्जर्व बट डोंट ऑब्जॉर्ब। देखो लेकिन अपने अंदर मत लो। मान लीजिए सुबह आप उठते हैं और मन कहता है आज कुछ अच्छा नहीं होगा। यदि आप इस विचार को पकड़ लेते हैं तो पूरा दिन ऐसा ही बीतेगा, डर, चिंता और थकावट में। लेकिन अगर आप कहें ठीक है, ये मन की बात है, मैं इसे मानता नहीं, केवल देख रहा हूं, तो धीरे धीरे उस विचार की ताकत खत्म हो जाएगी। ब्रह्म ज्ञान की भाषा में कहा गया है, मन माया का उपकरण है। जब तक आत्मा जागरूक नहीं होती, मन ही उसका मालिक बन जाता है। तो पहला काम है आत्मा को जागाओ, और आत्मा जागती है विवेक से, ध्यान से, चयन से। अब आप पूछेंगे, यह अभ्यास कैसे करें? बहुत सरल उपाय है। हर बार जब कोई विचार आपके मन में आए तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह विचार मेरे लिए उपयोगी है? क्या यह विचार सच है या सिर्फ मन की कल्पना? क्या इस विचार को मानकर मुझे शांति मिलेगी या बेचैनी? इन सवालों से आप अपने विचारों से दूरी बना पाएंगे। आप विचारों के गुलाम नहीं, बल्कि उनके न्यायाधीश बनेंगे। हर दिन 10 मिनट अपने आप से यह अभ्यास कीजिए। बैठिए, आंखें बंद करिए और मन में उठते विचारों को बस आते जाते देखिए। ना उन्हें रोकिए, ना दबाइए, बस देखिए और कहिए, ठीक है मन, तुम बोलते रहो, मैं तुम्हारी हर बात नहीं मानने वाला। यह अभ्यास धीरे धीरे आपकी आंतरिक शक्ति को बढ़ाएगा। और सोचिए, यदि आप हर बार अपने नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें खारिज कर सकें, तो क्या आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं बनेंगे? बिल्कुल, क्योंकि मानसिक शक्ति का मतलब यही है, विचारों को नियंत्रित करने की क्षमता, न कि विचारों से बचने की कोशिश।
गौतम बुद्ध ने एक बात और कही थी, जैसे नाविक तूफान में भी नाव को संतुलित रखता है, वैसे ही जागरूक व्यक्ति मन के तूफानों में भी खुद को स्थिर रखता है। तो मन को बोलने दो, वह बोलेगा ही, लेकिन उसके हर शब्द को सच मत मानो। तुम्हारा मन एक रेडियो है, लेकिन रिमोट तुम्हारे ही हाथ में होना चाहिए। यही है दूसरी शक्ति, मन की आवाजों को सुनना, पर उनका गुलाम ना बनना। और जब आप इस कला में पारंगत हो जाते हैं, तब आप जीवन के तीसरे स्तर पर पहुंचते हैं, जहां सिर्फ काम और विचार नहीं, बल्कि आत्म संवाद शुरू होता है। वह संवाद जो आपको नकारात्मकता से नहीं, बल्कि सकारात्मकता से जोड़ता है। तो अब जब अगली बार आपका मन कुछ कहे, जैसे मैं हार जाऊंगा, तो मुस्कुराकर कहिए, शुक्रिया मन, पर मैं तुम्हारी नहीं, अपनी आत्मा की सुनूंगा। तीसरी विधि है, मन को दिशा दो। मन खुद रास्ता बना लेगा। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि जब कोई नाव खुले समुद्र में बिना पतवार या दिशा के छोड़ दी जाती है, तो वह कहां पहुंचती है? कहीं नहीं। कभी लहरें उसे इधर ले जाती हैं, कभी उधर, और अंत में वह डूबने के कगार पर आ जाती है। ठीक यही हाल हमारे मन का भी होता है। जब हम उसे कोई दिशा नहीं देते, तो वह भटकता है, बहकता है, और अंत में हमें ही गलत रास्तों पर ले जाता है। तो कैसे दें मन को दिशा? जवाब है सुनियोजित संकल्प से। हर सुबह एक संकल्प कीजिए, एक स्पष्ट दिशा तय कीजिए। शांति, सेवा, सादगी, आत्मविकास, ज्ञान या करुणा। एक दिशा जो मन को लक्ष्य दे। बिना लक्ष्य के मन इधर उधर भटकेगा ही। जैसे आप बिना गूगल मैप के किसी नए शहर में कार चलाएं, तो आप अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसी तरह अगर मन को दिशा नहीं दी, तो वह हमारे जीवन को उलझनों से भर देगा। गौतम बुद्ध कहते थे, मन सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। यदि मन ही बिखरा और दिशाहीन है, तो हम क्या बनेंगे? कुछ भी नहीं। इसलिए दिशा देना सबसे पहली योग्यता है, मानसिक नियंत्रण की। मन को दिशा दो, उसे कहो, आज तुम केवल शांत रहोगे, अच्छा विचार ही ग्रहण करोगे, सेवा ही तुम्हारा मार्ग है। ये छोटी सी सुबह की प्रैक्टिस आपको अंदर से मजबूत बनाएगी। बात करते हैं वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक पहलू की। न्यूरोसाइंस बताता है, हमारा दिमाग प्लास्टिक की तरह है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका अर्थ है, हम जैसे विचार बार बार अपने दिमाग में डालते हैं, वैसे ही उसकी संरचना बनती है। तो यदि आप हर दिन मन को एक सकारात्मक दिशा देंगे, तो आपके दिमाग में भी वैसी ही राहें बनेंगी, और धीरे धीरे आपका मन खुद ही उस दिशा में चलने लगेगा। अब एक प्रैक्टिकल अभ्यास, सुबह उठते ही 5 मिनट का संकल्प करें। आंखें बंद कीजिए और खुद से कहिए, आज मैं केवल सकारात्मक सोचूंगा, आज मैं सेवा भाव से काम करूंगा, आज मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण रखूंगा। ये छोटा सा संकल्प पूरे दिन आपके मन को दिशा देगा। और यदि दिन में मन भटके, तो 2 मिनट के लिए रुकिए और फिर वही संकल्प दोहराइए। सोचिए, आप सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं और सोशल मीडिया पर किसी की जिंदगी देखकर खुद से तुलना करने लगते हैं। उसी वक्त मन कहता है, मैं क्यों इतना पीछे हूं? तो यहीं से दिन की शुरुआत गलत हो जाती है। लेकिन यदि आपने सुबह सबसे पहले मन से कहा होता, आज मैं अपनी यात्रा पर ध्यान दूंगा, तुलना नहीं करूंगा, तो वही मन आपको प्रेरणा देगा। याद रखिए, जब आप किसी भी काम में पूरे मन से लगते हैं, तो वही काम, वही गतिविधि आपकी साधना बन जाती है। और मन को दिशा देने का यही रहस्य है। चौथी विधि है, हर दिन एक छोटा संकल्प लो और उसे पूरा करो। क्यों? क्योंकि विज्ञान कहता है कि हमारे मस्तिष्क में एक न्यूरल पैटर्न होता है, जो लगातार नई आदतें बनाने की कोशिश करता है। जब हम हर दिन एक छोटा संकल्प लेते हैं, तो यह मस्तिष्क में नया रास्ता बनाता है और हमारी सोच पर नियंत्रण स्थापित करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, आप खुद से कह सकते हैं, आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, या आज मैं 1 घंटा बिना फोन के रहूंगा। यह संकल्प इतना छोटा, इतना सरल है कि उसे पूरा करना आसान है, लेकिन यही संकल्प मन की शक्ति को मजबूत करता है। और जब आप इसे पूरा करते हैं, तो मन को यह महसूस होता है, मैं अपने ऊपर नियंत्रण रख सकता हूं। यही छोटी सी शुरुआत मन को सही दिशा में ले जाने का नियम है। हमारे जीवन में बहुत सारी बुरी आदतें और नकारात्मक विचार होते हैं। जब हम अपने मन को दिशा नहीं देते, तो यही आदतें हमें बार बार गलत रास्तों पर ले जाती हैं। उदाहरण के लिए, सोचिए,
आपने कभी सोचा है कि आपका मन दिन भर काम करते हुए किसी न किसी कारण से इधर उधर क्यों भटकता रहता है? यह इसलिए होता है क्योंकि हमने कभी तय नहीं किया कि आज हमें अपने मन को किस दिशा में रखना है। हम अपने कार्यों में तो लगे रहते हैं, लेकिन सोच में कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति रहती है। यही भ्रम हमारे मन को उलझाता है और हम अपने लक्ष्यों से दूर होते जाते हैं। जब हम अपने मन को दिशा देते हैं तो यह उसके लिए संकेत होता है कि वह किस दिशा में जाए। संकल्पों के माध्यम से हम अपनी मानसिक शक्ति को सशक्त करते हैं। जब हम रोजाना छोटे छोटे संकल्प लेकर उन्हें पूरा करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम महसूस करते हैं, मैं खुद पर काबू पा सकता हूं। यह प्रक्रिया हमारे मन को मजबूत करने का एक शक्तिशाली कदम है। गौतम बुद्ध का एक उदाहरण याद आएगा, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। यदि हम अपने मन में सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण विचारों को स्थान दें तो हमारा मन उन विचारों की दिशा में चलता रहेगा। तो क्यों ना हम अपने दिन की शुरुआत छोटे संकल्पों से करें ताकि हम अपने मन को उस दिशा में ले जा सकें जो हमें सही लगती हो। उदाहरण के तौर पर आप आज तय करते हैं, मैं आज किसी भी छोटी बात पर गुस्सा नहीं करूंगा। ये छोटा सा संकल्प आपके मन को एक दिशा देता है। जैसे ही कोई ऐसी स्थिति आए जिसमें आप गुस्सा करने की सोचें, आपका मस्तिष्क उस संकल्प को याद करेगा और आपको आत्मनियंत्रण की याद दिलाएगा। यही प्रक्रिया आपके मन को मजबूत करने का काम करती है। तो जब भी आप महसूस करें कि आपका मन भटक रहा है या आप किसी गलत आदत में फंस गए हैं, तो छोटे छोटे संकल्प लें और उन्हें पूरा करें। यह आपकी मानसिक शक्ति को मजबूत करेगा और आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का मार्ग दिखाएगा। जैसे ही आप हर दिन एक छोटा संकल्प पूरा करेंगे, आप पाएंगे कि आपका मन धीरे धीरे मजबूत हो रहा है और आप खुद पर काबू पा रहे हैं। यह विधि आपकी मानसिक मजबूती की नींव बनेगी और जैसे जैसे आप छोटे संकल्पों को पूरा करेंगे, आप अपने जीवन में बड़े लक्ष्य भी हासिल कर पाएंगे। इस प्रक्रिया में एक और बात याद रखिए, जब आप अपने छोटे संकल्पों को पूरा करेंगे तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और यह आपको जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए प्रेरित करेगा। आज ही एक संकल्प लीजिए, एक छोटा सा संकल्प कहिए, आज मैं नकारात्मक विचारों से मुक्त रहूंगा या आज मैं अपने समय का सही उपयोग करूंगा। इसे आजमाइए और देखिए ये कैसे आपके मन की दिशा बदलता है और आपको एक नया आत्मविश्वास देता है। कभी भी जब आप अपने मन को भटकते हुए महसूस करें तो बस एक छोटा सा संकल्प लें, उसे पूरा करें और देखें आपका मन कैसे मजबूत होता है। हमारी 5वीं विधि है, जिस काम से डर लगे उसी में प्रवेश करो। जब हम अपने जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमारा मन अक्सर उस समस्या से भागने की कोशिश करता है। यह स्वाभाविक है। डर हमें एक ठहराव की स्थिति में डाल देता है, हमें कुछ नया करने से रोकता है और हम उसी डर में उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इस डर से भागने के बजाय यदि आप उसका सामना करें तो क्या होगा? मन की सबसे बड़ी शक्ति तब होती है जब हम उस डर का सामना करते हैं, जब हम अपनी असुरक्षा को चुनौती देते हैं और उन्हें पार करते हैं। यही है असली आत्मबल। सोचिए, अगर हमें किसी के सामने बोलने का डर है तो हम हमेशा अपने मन के भीतर एक कहानी बना लेते हैं। अगर मैं गलत बोलूंगा तो लोग क्या सोचेंगे? हम इन ख्यालों में खो जाते हैं और कभी अपनी बात सामने नहीं रखते। यही डर हमें रोकता है। मगर जब आप उस डर को स्वीकार करते हैं और पहली बार मंच पर कदम रखते हैं तो अगली बार वह डर उतना बड़ा नहीं रहता। धीरे धीरे वह छोटा होता जाता है और आप मानसिक रूप से मजबूत होते जाते हैं। यह समय होता है जब आप महसूस करते हैं कि डर सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जो हमारी सोच से उत्पन्न होती है। आप सोचेंगे, यह डर आखिर पैदा कैसे होता है? दरअसल यह हमारे अतीत के अनुभवों से जुड़ा होता है। यदि हमने पहले कभी असफलता का सामना किया है तो वही डर भविष्य में हमारी सोच को प्रभावित करता है। यह कोई शारीरिक डर नहीं, बल्कि यह हमारे मन का डर है जो हमें किसी नए अनुभव से भागने के लिए मजबूर करता है। यहाँ यह समझना जरूरी है, डर का वास्तविक स्वरूप क्या है? यह कुछ नहीं बल्कि हमारी गहरी सोच और मानसिक स्थिति का परिणाम है। मान लीजिए कि आपको किसी के सामने बात करने का डर है, तो उस डर का सामना करना ही आपको उसकी मुक्ति दिलाएगा। एक छोटी शुरुआत करें,
किसी मित्र से खुलकर बात करें या खुद से अपनी बातों को व्यक्त करें। ये छोटे कदम आपको बड़े डर से छुटकारा दिलाएंगे और जब आप धीरे धीरे इन डरावनी परिस्थितियों का सामना करेंगे तो आप पाएंगे वे पहले जैसी परेशानियां नहीं रह गई। वे बस एक अस्थायी भावना थी जो अब खत्म हो रही हैं। एक और उदाहरण लें। मान लीजिए आप किसी नए प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन आपको डर है कि आप सफल नहीं होंगे। तो उस डर को बाहर निकालिए और कदम बढ़ाइए। आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। डर केवल तब बड़ा होता है जब हम उसे ना देख लें, लेकिन जब आप उससे सामना करते हैं वह छोटा होकर गायब हो जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि गौतम बुद्ध के जीवन में भी यही सिद्धांत था? उन्होंने कहा था, जो तुम्हें डराता है वही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। यह कथन इस बात को प्रमाणित करता है, जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम अपनी पूरी शक्ति को पहचान पाते हैं। डर सिर्फ उस समय तक हमारा दुश्मन रहता है जब तक हम उसे शक्ति नहीं देते, लेकिन जब हम उसे चुनौती देते हैं तो वही डर हमारा आत्मबल बन जाता है। यह है मनोवैज्ञानिक स्थिति का सबसे बड़ा परीक्षण, अपने डर से सामना करना। यदि वह डर जो हमें कभी अपना असली रूप दिखाने से रोकता है, वह हमारे अंदर की पूरी शक्ति को भी हमारे सामने लाता है। यह डर एक कागज का टुकड़ा है जिसे हम अपनी सोच से इतना बड़ा बना लेते हैं कि जब तक हम उसे नहीं देखते हमें लगता है कि यह सचमुच भयावह है। लेकिन एक बार जब हम उस डर से निकलकर अपने आप को सामना करते हैं तो हमें पता चलता है वह केवल एक मनोवैज्ञानिक भ्रांति थी। इसीलिए जब भी आपको किसी चीज से डर लगे उसे वहीं रोकिए। चाहे वह किसी से बात करना हो, मंच पर बोलना हो या कोई नया कार्य शुरू करना हो। डर से भागने से वह और भी मजबूत होता है और जब आप उसका सामना करते हैं तो वह अपना शक्ति खो देता है। अंत में यह समझना जरूरी है, जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम अपनी सबसे बड़ी शक्ति को पहचानते हैं। यह शक्ति न केवल हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है, बल्कि हमें आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत भी बनाती है। और यही शक्ति हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, आज ही अपने जीवन से डर को बाहर निकालिए, उसे अपने साथ लाकर उसकी जीत की कोशिश कीजिए। हर कदम जो आप डर के बावजूद उठाते हैं आपको नई मानसिक शक्ति देता है और जब आप अपने डर का सामना करेंगे वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आप महसूस करेंगे जिस रास्ते से पहले आप भागते थे वही रास्ता अब आपका साथी बन जाएगा। ये विधि हमें सिखाती है कि किसी भी डर का सामना करना सबसे बड़ी ताकत है और यही ताकत हमें हर रोज मानसिक रूप से मजबूत बनाती है ताकि हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकें। छठी विधि है, ना कहना सीखो ताकि मन हाँ में फंसे नहीं। हमारे जीवन में अक्सर ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमारा मन दूसरों को खुश करने के लिए खुद को नकारता है। यही वह समय होता है जब हम अपने आप को खो बैठते हैं। दूसरों को खुश रखने की कोशिश में हम अपने फैसले, अपनी इच्छाएं और अपने मूल्यों को भूल जाते हैं। हाँ कहने में डर लगता है और यह डर हमारी स्वतंत्रता को छीन लेता है, मगर यह पूरी तरह से वास्तविक है। इससे बचने का सबसे पहला कदम है ना कहना। क्या आपने कभी सोचा है कि हम खुद को दूसरों की खुशी में खो क्यों देते हैं? इसका उत्तर बहुत सरल है, यह हमारी मानसिक कमजोरी का परिणाम है। जब हम बार बार दूसरों को खुश करने के लिए अपनी इच्छाओं को नकारते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को कमजोर कर देते हैं। ऐसे में मन की शक्ति पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता। यह स्थिति तब आती है जब हम खुद के ऊपर दबाव महसूस करते हैं और अपने व्यक्तित्व को भूल जाते हैं। मानसिक रूप से मजबूत बनने का तरीका है अपने आप से ईमानदार होना। जब हम खुद से कहते हैं मैं जो महसूस करता हूं वही करूंगा, तब हम अपनी आंतरिक स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करते हैं। नहीं कहना सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि यह एक मानसिक दृष्टिकोण है। यह हमें सिखाता है कि हमारी खुशी और मानसिक शांति सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम यह समझते हैं कि किसी को ना कहना बुरा नहीं है, बल्कि यह हमारे आत्मसम्मान की रक्षा कर रहा है, तो हमारी सोच और व्यवहार दोनों बदल जाते हैं। विज्ञान भी कहता है ना कहने से हमारी मस्तिष्क में संतुलन बनता है। जब हम लगातार हाँ कहते हैं तो हम मानसिक थकान का शिकार हो जाते हैं और हमारा दिमाग जितना अधिक दबाव महसूस करता है
उतना ही वह सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। यह जरूरी नहीं कि हम स्वार्थी बन जाएं, बल्कि इसका अर्थ है अपनी सीमाओं का सम्मान करना और सही समय पर ना कहना सीखना। सोचिए कितनी बार आपने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया और बाद में पछतावा हुआ। यह आपको मानसिक तनाव और असंतोष की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए, ऑफिस में जब आपको कोई प्रोजेक्ट करने को कहा गया और आप पहले से ही काम का बोझ उठा रहे हैं, तो मजबूरी में हाँ कह देते हैं और परिणाम स्वरूप आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने खुद से ना नहीं कहा। अब यह समझिए, हमें ना कहने से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई आपके साथ नाइंसाफी कर रहा है और आप उसे लगातार बर्दाश्त करते जा रहे हैं, तो आप खुद की कीमत को नकार रहे हैं। यहां ना का मतलब है अपनी आत्ममूल्य का सम्मान करने, और यह अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने का तरीका है। यह कोई अपमान नहीं, बल्कि यह आपके लिए अपनी सीमाएं और अपनी आत्मसम्मान को सुनिश्चित करने का मार्ग है। जब हम ना कहते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करते हैं, और यही शक्ति हमें मानसिक शांति और संतुलन देती है। आपके लिए जरूरी है कि आप सीखें ना कहना। जब भी आप महसूस करें कि कोई बात करने के लिए मजबूर कर रहा है या कोई कार्य करने को कह रहा है जिसे आप करना नहीं चाहते, तो खुद से पूछिए, क्या यह मेरे लिए सही है? और यदि उत्तर नहीं है तो बिना किसी अपराध बोध के उसे मना कर दीजिए। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बेहतर बनाएगा, और जब आप अपने विचारों और इच्छाओं को समझने लगेंगे और उन पर कार्य करेंगे, तो आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास और आत्म आधारित संतुलन विकसित होगा। यह वह समय है जब आपका मन पूरी तरह से आपके नियंत्रण में होगा, और जब आपका मन शांत और एकाग्र होगा, तब बाकी सभी विधियां भी स्वाभाविक रूप से फिट हो जाएंगी। 7वीं विधि है, मन को समझना है तो चुप हो जाओ। आपने कभी महसूस किया है कि जब हम कुछ गलत करते हैं या हमारी बातों में उलझन होती है, तो वह अक्सर हमारी बातों से बाहर आ जाती है? तो क्या आपने कभी सोचा है, अगर हम कुछ समय चुप रहते तो शायद हमें जवाब अपने भीतर ही मिल जाए? क्या होगा यदि हम खुद से अपनी सोच से संवाद करें और इस संवाद में एक क्षण के लिए चुप्पी अपना लें? यही है वह शक्ति जो हमारी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सकती है। यही तरीका है जो हमें अपनी मन स्थिति समझने में मदद कर सकता है। मन जो हर समय भाग रहा है, वह लगातार विचारों, भावनाओं और आदतों में उलझा रहता है। हमें अक्सर गलत रास्ते पर ले जाता है। हम दूसरों से मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, लेकिन क्या कभी अपनी आंतरिक आवाज को सुनते हैं? हम सुनते हैं लेकिन समझते नहीं। हम बोलते हैं लेकिन खुद से नहीं पूछते, क्या यह बोलना सही है? यह हमारी आंतरिक शांति और मानसिक संतुलन को तोड़ता है। हम अक्सर बाहर की दुनिया से प्रभावित होते हैं, उनकी राय, उनकी उम्मीदें और अपनी पहचान खो बैठते हैं। खुद को दूसरों के अनुसार ढालने लगते हैं। लेकिन मन को समझने का सबसे प्रभावी तरीका है चुप रहना। चुप्पी वह गहरी ताकत है जो हमें अपनी आत्मा की आवाज सुनने का अवसर देती है। यह वह समय है जब हम खुद से बात करते हैं, अपने विचारों को व्यवस्थित करते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता खोजते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, शांत रहो और तुम आत्मा की आवाज सुनोगे। इस कथन को समझने के लिए हमें जीवन की उलझनों से बाहर निकलना होगा। जब भी हमें लगे कि मन विचलित हो रहा है, तो एक पल के लिए चुप रहिए और अपनी अंदरूनी आवाजें सुनिए। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक मानसिक प्रक्रिया है जो हमारे मन को स्थिर और शांत करती है। जब हम चुप रहते हैं तो हमारे मन को नए विचारों का अवसर मिलता है। किसी भी गलती के बाद हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय चुप रहिए और अपने आप से सवाल कीजिए, क्या मैंने सही किया? क्या यह मेरे लिए सही था? यहीं से हम अपने विचारों की गहराई में उतर सकते हैं। अक्सर हम अपनी गलतियों पर तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे हमारी समझ खो जाती है। लेकिन जब हम चुप रहते हैं तो हमें वह मानसिक स्पष्टता मिलती है जो हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है। यह अभ्यास हमारे मन को आत्मनिरीक्षण करने का अवसर देता है, और यही आत्मनिरीक्षण हमें अपनी ताकत पहचानने में मदद करता है। तो जब मन गलत रास्ते पर भटकता है, तो चुप्पी ही वह कुंजी है जो हमें सही रास्ते पर ले जाती है। यह अभ्यास हमें अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर काबू पाने की शक्ति देता है। यह हमारी मानसिक स्थिति को स्थिर करता है
और हमें अपने जीवन की दिशा को सही दिशा में मोड़ने की ताकत देता है। आज से जब भी आप खुद को भ्रमित या उलझन में पाएं, तो एक कदम पीछे हटिए और चुप रहिए। खुद से सवाल कीजिए, सोचिए और फिर उस शांतिपूर्ण अवस्था में अपनी अगली प्रतिक्रिया का निर्णय लीजिए। ऐसा करने से आप न केवल अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर करेंगे, बल्कि अपने जीवन को भी बेहतर दिशा में ले जाएंगे। अंत में यही कहूंगा कि चुप्पी केवल शब्दों की चुप्पी नहीं है, यह मन की चुप्पी है। जब हम अपनी सोच को शांत करते हैं, तभी हम अपने मन को समझ पाते हैं, और जब हम अपने मन को समझते हैं तो हम उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। यही है वह शक्ति जो हमें मानसिक मजबूती देती है और सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि मन को समझने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है। वह है चुप रहना। जब हम अपनी सोच को शांत करते हैं और अपनी अंदरूनी आवाज सुनते हैं, तो हम सही दिशा की पहचान कर सकते हैं। चुप्पी में वह ताकत छिपी है जो हमें अपनी गलतियों को सुधारने, सही निर्णय लेने और मानसिक शांति पाने में मदद करती है। हमारे मन को समझने और उस पर काबू पाने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बाहरी दुनिया और दूसरों की राय से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी अपनी आंतरिक आवाज है। इसलिए जब भी आप उलझन में महसूस करें, खुद से सवाल करें, थोड़ी देर चुप रहें और फिर सही निर्णय लें। मन को कंट्रोल करने की यह एक शक्तिशाली विधि है, और यदि हम इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, तो हम और भी मजबूत बन सकते हैं। यही वह रास्ता है जो हमें आत्मसमझ और आत्मनिर्णय के मार्ग पर ले जाता है।